नमस्कार प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं नगरीय स्थानीय शासन के बारे में। जो एक छोटी सी समझ होती है कि कैसे एक समझ डेवलप की जाए, इस टॉपिक को समझने के लिए उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज से हमारा टॉपिक शुरू होता है और पहली बार अगर कोई चैनल पर आया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देखें। नहीं भी देख पा रहे हैं तो चूंकि ये एक नया चैप्टर है, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन इसके पहले वाला यानी जो एक इससे पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देख ले ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि नगरीय स्थानीय शासन क्या है। प्यारे साथियों, नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित आज हम कुछ फैक्ट जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल समय गवाए बिना हम शुरू करते हैं चीज़ों को। देखिए, जब हम नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर वह कौन सा नगर है जहां पर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई। और उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, और एग्ज़ाम दिए हैं अगर तो पॉलिटी को पढ़ते समय आपने हमेशा एक फैक्ट पढ़ा होगा कि 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित होता है, वहां पर इसकी स्थापना होती है। लेकिन अगर आप मेरी क्लास देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, बहुत डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि कहीं से भी परीक्षक प्रश्न पूछ ले, परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला कि पूछ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, हमें इतने डिटेल में पढ़ना है, एक एक बिंदुओं को इतने अच्छे से समझना है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमें केवल ये नहीं देखना कि 1687 में मद्रास में स्थापना हुई, बल्कि हमें ये भी देखना है कि मद्रास में ही क्यों हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर में हो जाती, या फिर यूपी में बात करें, या फिर हम बात करें लखनऊ की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कहीं पर बात कर सकते हैं, रीवा की बात कर सकते हैं, भोपाल की बात कर सकते हैं, सतना में कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन सर बात यह आया कि क्या मद्रास में होने के पीछे कुछ कारण है या नहीं। तो पहले तो आपको ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना है कि भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ, मद्रास में स्थापित हुआ, 1687 में स्थापित हुआ। आपके सामने तीन प्रकार के डाउट अभी आ रहे होंगे। पहला कि सर ये जो नगर निगम है, ये नगर निगम क्या होता है, हमने सुना तो बहुत है। दूसरा होता है नगर पालिका, और तीसरे होते हैं नगर पंचायत। तो देखिए, चिंता नहीं करना है, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो आपको एक भी चीजें ऐसी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आपकी समझ डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है एक एक बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की है। पहली बात तो ये कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये वाली जो चीजें हैं मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम स्पेशली इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, या तो इसके बाद वाली क्लास या इसके एक और क्लास छोड़कर, यानी 2 या 3 क्लास बार हम डिटेल में समझेंगे कि नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका क्या होती है, नगर पंचायत क्या होती है। तो बस इनको ध्यान रखना है कि तीन चीजें हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्या क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पहला फैक्ट ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा पटवारी में, आपको ध्यान रखना है 1687 में मद्रास में स्थापित हुआ। लेकिन अब बात ये वही आती है कि सर मद्रास में ही क्यों स्थापित हुआ। जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बातें वैसे ही ध्यान रह जाएगी, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। हुआ क्या, थोड़ी सी इसकी स्टोरी के बारे में हम चलते हैं। जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, यानी भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो आप जानते हैं कुछ जगह बड़ी फेमस थी उस समय। जैसे एक तो था कोलकाता, इसके साथ ही आप बार बार नाम सुनते होंगे बंगाल, है ना, यानी कोलकाता, बंगाल, ये नाम आप बार बार सुनते होंगे। अब इसमें यह भी होगा कि किसी राज्य में कोई सा शहर आ रहा तो उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन नाम आप बार बार सुनेंगे कि कोलकाता है, बंगाल है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ मद्रास है, बंबई है। तो जब आप अंग्रेजों के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रेसिडेंसी है, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। अन्य प्रेसिडेंसियों की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों का जो शासन है अधिकतम शुरुआती दौर में आप देखेंगे कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा है, कर्नाटक है, मद्रास है, यानी इन जगह पर केंद्रित दिखेगा। अब आप मुझे एक बात सोचकर बताइए
कि मान लीजिए आप किसी गांव के रहने वाले हैं, आपके पास अच्छी संपत्ति आ जाती है या आप पढ़ लिख कर आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि आप उन वंचित वर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास शिक्षा का कोई साधन नहीं है, उनके लिए व्यवस्था कर पाए। साथ ही व्यवस्था यह भी करना है कि वह गांव से बाहर जाकर शिक्षा नहीं ले पाए तो गांव में ही आपको विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय स्थापित करना है। तो आपको पता है कि मेरे गांव में विद्यालय तो है, मैं 12वीं तक तो शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन 12वीं के बाद जो कॉलेज वाला दौर है ये थोड़ा सा यहां पर परिस्थिति के कारण थोड़ा सा कठिन दौर हो जाता है, बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपको लग रही है। तो आपने क्या सोचा कि यार मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मेरा जीवन अच्छे से चल सकता है, मेरे परिवार वाले जो लोग हैं सभी का जीवन अच्छे से चल सकता है, तो क्यों ना मैं एक कॉलेज की स्थापना अपने गांव में करूं। आपने क्या किया, आपका जो गांव था उस गांव में आपने कॉलेज की स्थापना कर दी। कॉलेज की स्थापना करने के बाद स्वाभाविक सी बात है, या तो आप आपके नाम पर या आप जिसे भी पूजनीय मानते हैं, आपके माता पिता किसी के भी नाम पर हो सकता है, उस कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। आपने उसके नाम पर उस कॉलेज की स्थापना की। अब एक बात सोचकर देखिए, अगर 15 या 20 साल बाद कोई व्यक्ति ये बात को सोचे कि यार ये जो कॉलेज है ये तो इस गांव में है, लेकिन इसी गांव में क्यों है, इसके नाम पर क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये जो व्यक्ति है जिसने इस कॉलेज की स्थापना की, सामान्यतः ये इसी गांव के रहने वाला था या इस गांव से संबंध रखता था, इसलिए इन्होंने यहां पर इस कॉलेज की स्थापना की। ठीक ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि मद्रास ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहां पर अंग्रेजों का शासन उस समय चल रहा था। जब आप देखेंगे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहां की अपेक्षा ये वाले जो क्षेत्र थे, चाहे हम बात करें बंगाल की बात करें, बंबई की बात करें, मद्रास की बात करें, यहां पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का अच्छे से शासन चल रहा था, यहां से रूल हो रहा था, हर चीजें यहां से नियमावली बन रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर वह शासन करेंगे वहीं पर नगर निगम की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं की प्रेसिडेंसियों में से एक प्रेसिडेंसी ऐसी थी मद्रास, जहां पर पहला नगर निगम स्थापित होता है। तो भारत का पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित होता है। आपको ध्यान रखना है इसकी डेट 1687, वो ध्यान रखना है मद्रास। ठीक है। देखिए एक चीज और समझिए आप, मद्रास इसलिए भी यहां पर हुआ, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं यानी संविधान में पढ़ते हैं, या फिर बात करें हम कह सकते हैं भूमि सुधार के बारे में पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार की आप व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, 1793 में ये शुरुआत हुई इसकी। एक थी 1792 में, इससे 1 वर्ष पूर्व, जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, कृषि से संबंधित व्यवस्था थी, 1792 में यह व्यवस्था आई गई, और यहां पर 2 व्यक्ति थे, एक था थॉमस मुनरो और एक थे अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने जब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थापित किया, इस व्यवस्था की शुरुआत की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी से ही यह व्यवस्था स्थापित हुई, वहीं से ही शुरू हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टाइम पर मद्रास अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था, मद्रास के पास उतने संसाधन थे। मद्रास की बात करें तो मद्रास का कहीं ना कहीं अच्छे उसमें नाम लिया जाता था, एक डेवलपमेंट के रूप में नाम लिया जा सकता है। कहने का मतलब एक पूरी व्यवस्था केवल एक प्रेसिडेंसी से लागू करना, हालांकि बाद में अन्य जगहों पर भी ये लागू हुई, लेकिन केवल मद्रास से लागू होना, तो स्वाभाविक सी बात है अंग्रेजों के टाइम पर मद्रास का प्रभुत्व रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना, 1687 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। अब पहला तो कर दिया, इसके बाद क्या करें, तो 1687 के बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता, इन जगह पर भी नगर निगम स्थापित हुए। चूंकि हम नगरीय स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे हैं, नगरीय स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं, तो हमें तो नगरों के बारे में जानना है। तो 2 फैक्ट आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, मद्रास में पहला हुआ 1687 जो कि महत्वपूर्ण है, और दूसरा 1726 बंबई और कलकत्ता। फिर क्या हुआ 1726 के बाद 1870 की बात है। 1870 में क्या हुआ, लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में जो चीजों के बारे में बात की गई वे था वित्तीय विकेंद्रीकरण। अब आप कहेंगे सर ये वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है, चिंता ना करें उसके बारे में हम समझते हैं।
हमने शुरुआत में जब पंचायती राज की क्लास शुरू की थी तो मैंने कहा था कि पंचायती राज का आखिर महत्व क्या है। उसमें हमने क्या देखा था, सत्ता का विकेंद्रीकरण। वहां पर क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था। तो हमने डिटेल में समझा कि किस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी ये जो ऊपर वाला स्तर है यहां से किस प्रकार से सत्ता हर एक व्यक्ति के पास पहुंची। तो लेकिन यहां पर तो वित्तीय विकेंद्रीकरण है, तो इसमें क्या होगा, जैसा सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ ठीक ऐसे ही वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की लॉर्ड मेयो ने। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं ये एक उच्च संस्था है, यहां पर सेंट्रल लेवल पर बात हो रही है, तो सेंट्रल से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहां पर छोटे क्षेत्र हो गए, यहां पर हो गए, यहां पर हो गए, यहां पर हो गए, यहां पर हो गए। कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है इनके पास भी तो वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके पास भी तो पैसा होना चाहिए काम करने के लिए। आपने मद्रास में नगर निगम स्थापित कर दिया, पैसे दिए नहीं तो कैसे कार्य होगा। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति प्रधान है उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर है, जो निचला क्षेत्र है, वहां पर पैसे है या नहीं, इसके संबंध में लॉर्ड मेयो ने 1857 में एक प्रस्ताव की घोषणा की, जो था वित्तीय विकेंद्रीकरण। यानी पैसे केवल सेंट्रल लेवल पर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेवल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट में जो नगर है उन नगरों तक भी पैसे पहुंचना चाहिए। समझ रहे हो, तभी डेवलपमेंट सही से होगा। क्योंकि नगरवासी उनकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं, किस कार्य को करने से उनका विकास होगा, किससे नहीं होगा। अब विकास वाले कार्य उन्हें पता है, उनके पास पैसे है नहीं, तो इसीलिए क्या हुआ कि लॉर्ड मेयो ने 1857 में एक प्रस्ताव की घोषणा की जो वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है यहां से, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रस्ताव की घोषणा किसके द्वारा हुई, लॉर्ड मेयो। दूसरा क्या आएगा कि लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव कब पारित किया या कब उसकी घोषणा हुई, 1870। ठीक है यहां तक। फिर आता है लॉर्ड रिपन साहब, इनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं पहले या दूसरे वीडियो में जब हमने पंचायती राज की क्लास शुरू की थी। 1882 में वह व्यक्ति जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो गई, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रभुत्व मिला, उसका यहां पर बात कर सकते हैं महत्व स्थापित हुआ, वह व्यक्ति हुए लॉर्ड रिपन। 1882, अगर आप शुरुआत में पढ़ते आए हैं तो आपने डिटेल में पढ़ा था कि 1882 में एक प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। इस प्रस्ताव को लाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन, और चूंकि स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रिपन के द्वारा लाया गया, इसीलिए इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक हमने शुरुआत में भी पढ़ा, लेकिन चूंकि नगरीय स्थानीय शासन भी उसी का हिस्सा है, किसका, पंचायतों का ही हिस्सा है। पंचायतों से मतलब है स्थानीय शासन का ही हिस्सा है, इसीलिए नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करें या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करें, दोनों है तो एक ही के हिस्से, यानी ये प्रस्ताव दोनों पर काम करेगा। तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में तो देख लिया, लेकिन नगरों में जब हम देखेंगे तो वहां पर भी रिपन की बात करनी होगी। आपका रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे उन्हें चीजें पता लगेगी। थोड़ा सा देखिए, 1882 में एक प्रस्ताव आया, लॉर्ड रिपन ये प्रस्ताव लाए और इन्होंने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन है इन्हें लोकतंत्र या बात करें इन्हें भागीदारी बनाना चाहिए सत्ता में, इन्हें कुछ अधिकार देना चाहिए, इसीलिए प्रस्ताव लाया गया। और अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको इन बातों के बारे में पता होगी कि 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था और इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या बात करें स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1882। जब 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया, तो बात ये आती है कि ये जो नियम है या ये जो विषय है, इन विषयों को क्या कहा जाए। तो 1919 में एक अधिनियम आया, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अगर आपको पढ़ना है तो आप पंचायती राज की शुरुआत की क्लास को देखिए, वहां पर हमने कहा था कि इस अधिनियम के द्वारा ये जो विषय थे इन विषयों को हस्तांतरित विषय बना दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा बता दीजिए, हम डिटेल में तो वहां देख लेंगे। जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखना है कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय क्या है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। भारत में क्या हुआ, गवर्नर जनरल का उस समय शासन हुआ करता था।
अब इन्होंने क्या किया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, शक्तियां बांट दी। तो यहां पर शक्तियों को बांटेंगे तो विषय भी बांटने होंगे कि कौन से विषय पर कौन कार्य करेगा। तो दो प्रकार की चीजें हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि अंग्रेजों ने क्या किया उस समय। दो प्रकार की चीजें होती है, एक चीज होती है जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हमें धन मिलता है, जिससे हमें ऋण मिलता है, जिससे हमें वित्त मिलता है। समझ कर देखिए कि कोई ऐसी चीज है जिसे अगर आप लागू करेंगे तो हो सकता है आपके पास पैसा, ऋण, वित्त यानी कि धन किसी ना किसी रूप में आएगा। और एक ऐसी चीज है जहां पर केवल आपको सुविधाएं प्रदान करनी है, जहां पर केवल आपको सेवाएं प्रदान करनी है, लेकिन आपके पास धन नहीं रहेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों को लगना चाहिए कि हमने इन्हें हमारी जो सत्ता है इस सत्ता में भागीदारी बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को उस समय सत्ता में भागीदारी बनाने के लिए कुछ विषय ऐसे रहे जो भारतीयों को दिए गए। अब समझकर देखिएगा थोड़ा सा इन्होंने उस समय क्या किया। इन्होंने क्या किया कि ये जो दो प्रकार के विषय थे, ये जो धन वाले विषय से जिनसे आय की प्राप्ति होती थी, जिनसे पैसे प्राप्त होते थे, वो तो रख लिए खुद के पास, और जो अन्य विषय थे जो लोगों की सुविधाओं के लिए विषय थे वो दे दिए भारतीयों के पास। अब समस्या क्या हुई, जैसे मेरे पास आ गया कोई सा सुविधा वाला विषय कि आपके सामने ये समस्या है, इसका निराकरण मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये जो विषय है ये आपके पास है और कोई व्यक्ति अगर आता है तो आपको इसके लिए काम करना होगा। तो लोगों की नजर में क्या हुआ कि यार ये विषय तो लोगों के पास है, हमारे लोगों के पास है, लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन पता उन्हें ये बात का नहीं कि वो काम कैसे करें, उनके पास पैसे नहीं। और अंग्रेजों ने पैसे वाले जितने भी विषय थे वो खुद के पास रख लिए। तो धन संबंधित विषय, पुलिस संबंधित विषय, मान लीजिए कल को कुछ हो जाए, पुलिस की आवश्यकता पड़े तो वो विषय भी गवर्नर जनरल के पास। उन्होंने क्या किया, धन वाले विषय, पुलिस संबंधी विषय रख लिए खुद के पास, जिन्हें नाम दे दिया उन्होंने आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय भारतीयों को दे दिए कि देखिए कुछ ऐसे काम है जो आपको करना है, अब पैसे उनके पास है नहीं, लोग आएंगे भारतीयों के पास कि देखिए हमारे सामने ये समस्या, व्यक्ति उनका निराकरण नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति को क्या लगेगा कि हमारा व्यक्ति ही हमारा फायदा नहीं चाह रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि हस्तांतरित विषय में पैसों की व्यवस्था ही नहीं की गई, और की भी गई तो इतने कम थे जिसमें कोई काम नहीं हो सकता था। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपकी जो आज की जो हमने चीजें पढ़ी इसके बारे में आपको भरपूर फायदा मिला होगा, आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको सही लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार आए हैं तो आपको ये करना है कि इसके साथ ही प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर पंचायती राज की क्लासेस देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।